हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 7th की जो आपके पास न्यू एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट कर रखा है, अ टेल ऑफ थ्री इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी समझी थी ट्राइंगल की, जिसमें हमने ये जाना था कि एक ट्राइंगल तभी कंस्ट्रक्ट हो सकता है जब उसकी तीनों साइड में हम क्या करेंगे, दो साइड का सम जो है वो ग्रेटर होना चाहिए थर्ड वाली से। ठीक है, यही जाना था, जिसमें हमने इसमें डायरेक्ट रूट, डायरेक्ट पाथ और राउंड अबाउट पाथ इसकी हेल्प से इस कंसेप्ट को समझा था। तो आज उसी से रिलेटेड हम फिगर इट आउट के क्वेश्चंस यहाँ पर करने वाले। तो देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन पे पेज नंबर 154 पे ये फिगर इट आउट के क्वेश्चन है। कह रहे वी चेक्ड बाय कंस्ट्रक्शन दैट देयर आर नो ट्राइंगल हैविंग साइड लेंथ 3, 4 एंड 8, 2, 3 एंड 6। कह रहा है अगर हमने ये कंस्ट्रक्शन से हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं कि जो साइड है 3, 4 और 8, इन तीनों साइड की हेल्प से हम कोई ट्राइंगल नहीं बना सकते। उसी तरीके से 2, 3 और 6, इन तीनों साइड की हेल्प से हम कोई ट्राइंगल नहीं बना सकते हैं। ये हम ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन की हेल्प से चेक कर चुके हैं ऊपर के कंसेप्ट में। चेक इफ यू कुड हैव फाउंड दिस विदाउट ट्राइंग टू कंस्ट्रक्ट द ट्राइंगल। क्या आप इसे बिना कंस्ट्रक्ट करे बता सकते हो? मतलब हमको तीन साइड दे दी, ठीक है, अब हमसे बोले ट्राइंगल बनाओ, तो मतलब क्या हम पहले ट्राइंगल बना के ही देखें उन तीन साइड से रूलर और कंपास की हेल्प से, तभी बता सकते हैं? नहीं, हमने प्रॉपर्टी की थी एक बार मैं आपको यहाँ दिखा देती हूँ। हमने ये वाली प्रॉपर्टी की थी, देखो यहाँ पर राउंड अबाउट पाथ और डायरेक्ट पाथ वाली की थी ना। तो हम बिना कंस्ट्रक्शन की हेल्प से भी बता पा रहे थे कि ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट हो सकता है या नहीं। तो वो वही चीज़ यहाँ कह रहा है कि इस केस में बताओ कि ट्राइंगल्स कंस्ट्रक्ट हो सकते हैं या नहीं, बट बिना कैलकुलेशन के कैसे बताओगे वो बताना है। तो पहला हमने क्या किया, यहाँ पर मैंने पहले ले लिया कंसिडर्ड, पहले मैंने दो पार्ट है इसमें, फर्स्ट पार्ट लिया ए बी मैंने 4 मान लिया, बी सी मैंने 3 मान लिया और ए सी मैंने 8 मान लिया। ये मैंने कंसिडर किया है कि मान लो एक ट्राइंगल की ये तीन साइड है, तो मैंने डायरेक्ट पाथ माना मेरा बी सी है 3 सेंटीमीटर। आपको पता है ना डायरेक्ट पाथ, और एक बार मैं यहाँ बना देती हूँ। तो ये मेरा सी से बी पे आने का डायरेक्ट पाथ है और ये मेरा राउंड अबाउट पाथ होता है। यही सीखा था, तो वही चीज़ यहाँ करो। तो मैंने डायरेक्ट पाथ मान लिया कि मेरा 3 सेंटीमीटर है, तो फिर राउंड अबाउट पाथ मेरे पास कितना होगा, पहले यहाँ जाऊंगी फिर यहाँ आऊंगी, तो दोनों को प्लस किया तो 12 सेंटीमीटर है। तो इस केस में मेरा डायरेक्ट पाथ छोटा है। सही है, छोटा ही होना चाहिए ना, डायरेक्ट रास्ता छोटा ही तो होता है। फिर नेक्स्ट में देखो, अब मैंने डायरेक्ट पाथ मान लिया किसको, ए बी को। मैंने माना ए से बी पे मैं डायरेक्टली आ सकती हूँ, तो राउंड अबाउट पाथ यहाँ से यहाँ हो जाएगा, ए सी से बी सी बी पे। तो उन दोनों को मैंने ऐड कर दिया, राउंड अबाउट पाथ मैंने निकाल लिया, तो वो मेरा 11 आ रहा है। और डायरेक्ट पाथ मेरे पास 4 था। अभी भी मेरा डायरेक्ट पाथ छोटा है, द डायरेक्ट पाथ इज शॉर्टर देन राउंड अबाउट पाथ। अब तीसरे केस में मैंने क्या किया, इसको डायरेक्ट पाथ मान लिया, 8 वाले को। एक एक बार तीनों को मानना है आपको, ठीक है। अब राउंड अबाउट पाथ इन दोनों को प्लस करके निकालोगे, तो चलो। अब नाउ डायरेक्ट पाथ इज 8, तो राउंड अबाउट पाथ कितना आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर आ गया। अब देखो डायरेक्ट पाथ बड़ा है यहाँ पर और जो राउंड अबाउट पाथ है वो छोटा है, तो डायरेक्ट पाथ इज लॉन्गर देन राउंड अबाउट पाथ, तो इसलिए ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट नहीं हो सकता। जब तीनों केस में छोटा हो जाएगा तो कंस्ट्रक्ट अपने आप हो जाएगा, ठीक है, पर एक में बड़ा आ रहा है इसलिए ट्राइंगल नहीं कंस्ट्रक्ट कर सकते। सिमिलरली जो उसका सेकेंड पार्ट था, ए बी बी सी ए सी, मैंने तीनों को एक एक सेंटीमीटर दे दिया, ठीक है। इसमें भी मैंने वही किया, मैंने यहाँ पर क्या किया, डायरेक्टली पहले इसको माना डायरेक्ट पाथ ए सी को, तो राउंड अबाउट पाथ इन दोनों को कैलकुलेट करके ही निकलेगा ऐड करके। तो वी टेक डायरेक्ट पाथ लेंथ ए सी 6 सेंटीमीटर, राउंड अबाउट पाथ लेंथ ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। आप देख रहे हो ना, डायरेक्ट पाथ बड़ा है और राउंड अबाउट पाथ छोटा है, तो डायरेक्ट पाथ इज लॉन्गर देन राउंड अबाउट पाथ, तो ट्राइंगल नहीं बन सकता। जब डायरेक्ट पाथ छोटा होगा तीनों ही सिचुएशन में और राउंड अबाउट पाथ बड़ा होगा, तभी ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट हो सकता है। पर यहाँ पर एक सिचुएशन ऐसी आ ही जाती है जिसमें डायरेक्ट पाथ बड़ा होता है और राउंड अबाउट पाथ छोटा होता है, तो इसलिए ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट नहीं हो सकता है। तो बिना कंस्ट्रक्शन के आप कैसे बता सकते हो कि वो ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट हो सकता है या नहीं? तो ऐसे ही बता सकते हो, ये चेक करके, डायरेक्ट पाथ और राउंड अबाउट पाथ। देखो ये टॉपिक करने से पहले जो उससे ऊपर के हमने टॉपिक समझे हैं ना, आप उन्हें जरूर करना, डायरेक्ट फिगर इट आउट के क्वेश्चंस मत करना वरना दिक्कत होगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या कह रहे हैं, कैन वी से एनीथिंग अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ ट्राइंगल फॉर द फॉलोइंग सेट ऑफ लेंथ।
क्या मैं बता सकती हूँ इन तीनों पार्ट में ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट होगा या नहीं होगा? आपको कंस्ट्रक्ट नहीं करना, वही डायरेक्ट और राउंड अबाउट पाथ से ही देखना है। तो मैंने माना मेरा डायरेक्ट पाथ ये वाला है 25, पहले समझ लो, लिखने का तरीका तो हम बाद में भी देख लेंगे। तो फिर राउंड अबाउट पाथ इन दोनों को प्लस करके 20 आ रहा है, तो ये तो डायरेक्ट पाथ बड़ा हो गया और राउंड अबाउट पाथ छोटा हो गया, तो ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट नहीं हो सकता। बस ये ध्यान रखना डायरेक्ट पाथ छोटा होना चाहिए। अब मैंने माना ये मेरा डायरेक्ट पाथ है 20, तो राउंड अबाउट पाथ इन दोनों को प्लस करके आएगा 15। अगेन डायरेक्ट पाथ बड़ा है मेरा और राउंड अबाउट पाथ छोटा है मेरा, तो ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट इसमें भी नहीं हो सकता है। देन मैंने डायरेक्ट पाथ माना 40 और राउंड अबाउट पाथ इन दोनों को प्लस करके आएगा जो कि आ रहा है 32। फिर से मेरा डायरेक्ट पाथ बड़ा है और राउंड अबाउट पाथ छोटा है, तो इसमें भी ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट नहीं हो सकता। पर आपको प्रॉपर स्टेटमेंट के साथ लिखना है, तो देखो वो ऐसे लिखेंगे, सब में सेम ही स्टेटमेंट है। व्हेन वी टेक द डायरेक्ट पाथ 25, तो राउंड अबाउट पाथ कितना हो जाएगा 20, दोनों को प्लस कर दिया। सिंस डायरेक्ट पाथ इज लॉन्गर देन द राउंड अबाउट पाथ, एग्जिस्टेंस ऑफ ट्राइंगल इज नॉट पॉसिबल। अगर डायरेक्ट पाथ तीनों सिचुएशन में छोटा होगा तो ही ट्राइंगल आप बना सकते हो, ठीक है। अब कई बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, हमने यही डायरेक्ट पाथ क्यों लिया, कोई और क्यों नहीं लिया? तो आप कोई और ले लो, 10 लेके देखो। और राउंड अबाउट पाथ क्या लोगे? इन दोनों को लोगे, इन दोनों को ही तो लोगे, तो 35 आएगा। ठीक है, डायरेक्ट पाथ छोटा है, पर तीनों सिचुएशन में होना चाहिए ना छोटा। मेरी तो एक सिचुएशन में बड़ा आ रहा है, बाकी की 2 सिचुएशन में मेरे पास छोटा आ रहा है, तो मैंने डायरेक्ट वो सिचुएशन लिखी जिसमें बड़ा था, क्योंकि मुझे ये शो करना है कि क्यों ट्राइंगल नहीं बना पा रही मैं। ठीक है, आप चाहो तो तीनों सिचुएशन भी शो कर सकते हो एक ही पार्ट के अंदर, और आप चाहो तो डायरेक्ट ये वाली सिचुएशन भी शो कर सकते हो। क्लियर? तो कोई भी कंफ्यूजन मत रखना माइंड में कि हमने 20 क्यों लिया, 10 पहले क्यों नहीं लिया। आप एक एक करके, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, एक बार देखो यहाँ ए पार्ट में, देखो मैंने तीनों ली थी। पहली सिचुएशन मैंने ये वाली ली थी जिसमें बीसी को डायरेक्ट पाथ माना था। फिर मैंने क्या किया था, यहाँ पर डायरेक्ट पाथ किसको माना था, एबी को माना था। फिर मैंने डायरेक्ट पाथ किसको माना था, यहाँ पर अपना एसी को माना था। तो तीनों सिचुएशन मैंने आपको करके दिखा दिया एक पार्ट में। आप सारे पार्ट ऐसे भी कर सकते हो जिसमें आप तीनों सिचुएशन दिखा दो। तीनों सिचुएशन में अगर डायरेक्ट पाथ छोटा है, ठीक है, तो ट्राइंगल बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। ठीक है, चलो अब आते हैं हम इसके बी पार्ट पे। बी पार्ट में भी सेम वही लिखा है मैंने यहाँ पर। व्हेन वी टेक डायरेक्ट पाथ 20, मैंने इसको लिया, तो राउंड अबाउट पाथ कितना हो जाएगा मेरे पास, 5 + 10 15। सिंस डायरेक्ट पाथ इज लॉन्गर देन द राउंड अबाउट पाथ, एग्जिस्टेंस ऑफ ट्राइंगल इज नॉट पॉसिबल। सिंपल से स्टेटमेंट लिखिए, कोई मुश्किल नहीं लिखिए कि आपको याद करनी पड़े। लगभग हर क्वेश्चन में इसलिए सेम लिखिए ताकि आप इजीली लिख पाओ। सिमिलरली सी पार्ट में भी जब मैंने लिखा डायरेक्ट पाथ में पास 40 मैंने माना, तो राउंड अबाउट पाथ में पास 12 + 20 32 हो गया। सिंस डायरेक्ट पाथ इज लॉन्गर देन राउंड अबाउट पाथ है, तो एग्जिस्टेंस ऑफ ट्राइंगल जो है वो पॉसिबल नहीं है। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 2। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन रह गया, क्वेश्चन नंबर 3, इसको भी देख लेते हैं। इसमें कुछ करना नहीं है आपको, सिर्फ एक चीज समझा रखी है आपसे। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, फॉर ईच सेट ऑफ लेंथ सीन सो फार you might have noticed that in at least 2 of the comparison the direct path was less than the sum of the other 2. If not, check again. कह रहा है अगर आप देखो जो ये लेंथ दे रखी है हमारे को, सेट ऑफ लेंथ दे रखे हैं, मतलब 3 लेंथ दे रखी है, तो हमने ये नोटिस किया कि 2 में तो हमारे को उससे छोटा मिल रहा है, डायरेक्ट पाथ छोटा है राउंड अबाउट पाथ से या सम ऑफ अदर 2 साइड से, पर एक में बड़ा आ रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल फॉर द सेट ऑफ लेंथ 10, 15 एंड 30, उन्होंने एक एग्जाम्पल लिया 10, 15 और 30 में। अगर आप यहाँ पर 10 को डायरेक्ट पाथ मानते हो, ठीक है, 10 छोटा है और ये दोनों का सम बड़ा आएगा, बड़ा ही तो आएगा, 45 आ रहा है। अगर आप डायरेक्ट पाथ 15 को मानते हो तो यहाँ पर भी 40 आ रहे हैं, तब भी बड़ा है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट पाथ 30 को मानते हो तो राउंड अबाउट पाथ कितना आ रहा है, 25 आ रहा है। तो वो आपसे यही बोल रहा है कि होता क्या है, जब हम सेट ऑफ लेंथ लेते हैं तो 2 में तो मेरा डायरेक्ट पाथ छोटा आ जाता है, बट तीसरे केस में मेरा डायरेक्ट पाथ बड़ा आ जाता है। उन्होंने ये एक एग्जांपल देके भी बताया है। ठीक है, तो उसके बाद वो आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर, विल दिस ऑलवेज हैपन, क्या ये हमेशा होता है ऐसा, हर एक सेट में होता है। दैट इज फॉर एनी सेट ऑफ लेंथ विल देयर बी एटलीस्ट 2 कंपैरिजन वेयर द डायरेक्ट पाथ इज लेस देन द सम ऑफ अदर 2।
एक्सप्लोर फॉर डिफरेंट सेट ऑफ लेंथ। क्या ये हर एक में होता है? आप कोई सी भी ले लो, सब में पॉसिबल है कि दो में तो डायरेक्ट पाथ जो है वो छोटा आएगा और एक में बड़ा आएगा। तो कह रहे हैं कोई और सेट ऑफ लेंथ लेके एक बार आप इसको क्या करो, एक्सप्लेन करो। तो आप कोई सा भी ले सकते हो, जैसे मैंने आपको फर्स्ट वाला पार्ट करवाया है, यहाँ पर देखो ये रहा, ये मैंने आपको फर्स्ट वाला कराया है। तो आप यही वाला एक एग्जाम्पल ले सकते हो। ए बी 4 है, बी सी 3 है और ए सी 8 है। तो अगर आप देखो इसमें दो में आपके पास छोटा आ रहा है, डायरेक्ट पार्ट छोटा है, 3 और 4 वाला ये छोटा है दो में, पर एक में जब ए सी आपने 8 ले लिया डायरेक्ट पार्ट, उसमें बड़ा था। ठीक है, तो वही वो आपसे कह रहा है आपको एक एग्जाम्पल लेके दिखाना है। तो आप यही वाला एग्जाम्पल ले सकते हो 3, 4 और 8 का। 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर का एग्जाम्पल लेके इनको यहाँ पर दिखा सकते हो कि इस केस में दो में तो मेरे पास छोटा आ रहा है और एक में बड़ा आ रहा है। और 90% ऐसा ही होता है कि दो में तो आपके पास डायरेक्ट पार्ट छोटा आ जाता है और एक में बड़ा आ जाता है, इसलिए ट्राइंगल नहीं बन पाता है। क्लियर है? उसके बाद आपसे यहाँ कह रहा है फर्दर, फॉर द गिवन सेट ऑफ लेंथ इज इट पॉसिबल टू आइडेंटिफाई विच लेंथ विल इमीडिएटली बी लेस देन the sum of other two without calculation, consider the direct length in increasing order। कह रहा है कि जो आपको गिवन सेट ऑफ लेंथ दे रखी होती है, क्या आप उसमें एकदम देखते ही बता सकते हो कि कौन सी लेंथ जो है वो छोटी होगी बाकी के दो सम से? मतलब आपको कैलकुलेशन नहीं करनी, बिना कैलकुलेट करे एकदम बताना है। तो क्या आप बता सकते हो? वो चीज़ यहाँ पर आपसे पूछ रहा है। हाँ, हम बता सकते हैं। हम उसे क्या करेंगे, एक ऑर्डर में लगा लेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर लगा रखा है 3, 4 और 8। तो अब आप देख के बता सकते हो कि इसमें जो आपके पास 3 वाली है वो आपके पास डायरेक्ट लेंथ होगी, तो वो उनसे छोटी है। 4 वाली भी छोटी है, पर 8 वाले केस में नहीं होगा। तो हम बता सकते हैं, हम तभी बता सकते हैं जब हम उसे एक प्रॉपर ऑर्डर में लिखेंगे। ठीक है, तो इसकी एक छोटी सी स्टेटमेंट आपको लिखनी पड़ेगी, वो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, फिर आप उसको लिख लेना। तो यहाँ लिख देती हूँ मैं, यस it is possible to identify which length will be immediately less than the sum of the other two by simply arranging the डायरेक्ट लेंथ इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। जो उन्होंने हिंट दी थी ना, मैंने उसको ये एक स्टेटमेंट फॉर्म में बना के लिख दिया है, बस और कुछ नहीं किया है। क्लियर है? तो ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। इस क्वेश्चन का आंसर हम ऑलरेडी कर चुके हैं, वही वाला आप पूरा सेम कर सकते हो। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर आपसे क्या कह रहे हैं, गिवन 3 साइड लेंथ व्हाट डू वी नीड टू कंपेयर टू चेक फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ ट्राइंगल। फिर अगर आपको 3 दे दे, साइड लेंथ दे दे, तो आपको क्या चाहिए, क्या कैसे आप चेक करोगे कि ट्राइंगल की एग्जिस्टेंस यहाँ पर पॉसिबल है या नहीं? व्हेन ईच लेंथ इज स्मॉलर देन द सम ऑफ अदर टू वी से दैट लेंथ सेटिस्फाई द ट्राइंगल इनइक्वालिटी। तो ये कह रहा है कि अगर हम ये देख लें कि जो हर एक लेंथ है वो बाकी की दो लेंथ से छोटी है, उन दो लेंथ के सम से छोटी है, तो फिर वो ट्राइंगल इनइक्वालिटी के कंसेप्ट को सेटिस्फाई करेगी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल द सेट ऑफ 3, 4 एंड 5 सेटिस्फाई द ट्राइंगल इनइक्वालिटी। ये सेटिस्फाई कर रही है ट्राइंगल इनइक्वालिटी। कैसे कर रही है वो यहाँ पर देखो। अगर मैं डायरेक्ट पाथ 3 लेती हूँ तो राउंड अबाउट पाथ 9 हो जाएगा, 4 + 5 9, सेटिस्फाइड हो रहा है। डायरेक्ट पाथ 4 लेती हूँ तो राउंड अबाउट पाथ 5 + 3 8 हो जाएगा। डायरेक्ट पाथ 5 लेती हूँ तो राउंड अबाउट पाथ 3 + 4 7 हो जाएगा। तीनों केस में मेरा डायरेक्ट पाथ छोटा आ रहा है, मतलब जो एक लेंथ है वो छोटी है बाकी दो के सम से। तीनों केस में सेटिस्फाइड हो रहा है, तो यहाँ पर मेरा ट्राइंगल जो है वो पॉसिबल है, वो बन जाएगा। क्लियर? Whereas the set 10, 15 and 13 does not satisfy the triangle inequality। अब ये सेटिस्फाइड नहीं कर रहा, कैसे नहीं कर रहा वो भी यहाँ देख लो।
अगर मैं 10 यहाँ लेती हूँ तो वो 15 प्लस 30 45 से छोटा है। 15 यहाँ लेती हूँ तो वो 10 और 30 40 से छोटा है। लेकिन अगर मैं 30 यहाँ लेती हूँ डायरेक्ट पाथ में तो फिर वो 25 से छोटी नहीं है। यहाँ सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है। तीनों केस में सेटिस्फाइड होना चाहिए ना, पर यहाँ नहीं हो रहा, तो इसलिए यहाँ ट्राइंगल नहीं बनेगा। So we have seen that the lengths such as 10, 15 and 30 that do not satisfy the triangle inequality cannot be the side length of the triangle. तो इसका मतलब इन तीनों साइड की हेल्प से हम ट्राइंगल को नहीं बना सकते क्योंकि वो ट्राइंगल इनइक्वालिटी को नहीं सेटिस्फाइड कर रहा है। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? चलिए, उसके बाद कह रहे हैं डज अ ट्राइंगल एग्जिस्ट विद साइड लेंथ 4, 5 एंड 8। क्या इससे ट्राइंगल बनेगा 4, 5 और 8 से? तो आप चेक कर लो ना, 4 को यहाँ छोड़ दो, 5 प्लस 8 13, 5 को छोड़ दिया 4 प्लस 8 12, 8 को छोड़ दिया 4 प्लस 5 9। तीनों केस में सेटिस्फाइड हो रहा है, तो दिस सेटिस्फाई द ट्राइंगल इनइक्वालिटी। तो यस, एग्जिस्टेंस ऑफ ट्राइंगल इज पॉसिबल। क्लियर? तो आज हम यहाँ तक कर रहे हैं। अभी ये कॉन्सेप्ट काफ़ी लेंदी है यहाँ पर भी, ठीक है, तो इसको नेक्स्ट पार्ट में आप कंप्लीट कर लेंगे। एक छोटा सा ही रह गया, इसको रीड कर लेते हैं, फिर विजुअलाइजिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ सर्कल नेक्स्ट क्लास में करेंगे। वाई डू वी नॉट नीड टू चेक द अदर टू साइड। हमने इस केस में देखो एक ही चेक किया इन्होंने, बाकी की ये दो क्यों नहीं चेक की? दिस मीन्स दैट all direct path length are less than the roundabout path length. Does this confirm the existence of triangle? इसका मतलब ये हमने एक ही चेक किया है, बाकी की दो चेक नहीं की, तो वो पहले से ही छोटी है क्योंकि हमने बड़ी वाली ले ली सीधा, जो सबसे बड़ी लेंथ थी ना सीधा वही ले ली हमने, उसी से ही चेक कर लिया। तो इसका मतलब ट्राइंगल पॉसिबल है। हाँ, इफ वन ऑफ द डायरेक्ट पाथ लेंथ हैज बीन लॉन्गर, कोई सी भी एक अगर बड़ी हो जाए, वी कुड हैव कंक्लूड दैट ट्राइंगल वुड श्योरली नॉट एग्जिस्ट। तीनों कंडीशन होनी चाहिए, कोई भी एक बड़ी हो जाएगी ना तो भी आप ट्राइंगल को नहीं बना पाओगे, ठीक है। इसलिए उन्होंने बड़ी वाली चेक की क्योंकि छोटी वाली तो वो सेटिस्फाइड करेगी। बट इन दिस केस वी कैन ओनली से दैट ट्राइंगल मे और मे नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि यहाँ पर तीनों सेटिस्फाइड हो रही हैं। फॉर द ट्राइंगल टू एग्जिस्ट द आर्क दैट वी कंस्ट्रक्ट टू गेट द थर्ड वर्टेक्स मस्ट इंटरसेक्ट। अगर आपको याद हो, हमने कंस्ट्रक्शन में सीखा था कि हम यहाँ आर्क लगाते थे सर्कल बना के, तो ये इंटरसेक्ट होनी चाहिए तभी तो आपको थर्ड पॉइंट मिलेगा। पर जब ये इंटरसेक्ट ही नहीं होगी तो थर्ड पॉइंट मिलेगा कहाँ से? ठीक है ना। इज इट पॉसिबल टू डिटरमाइन दैट दिस विल हैपन विदाउट एक्चुअली कैरिंग आउट द कंस्ट्रक्शन? तो ऐसा हो सकता है कि ये जो है ये बिना कैलकुलेट कंस्ट्रक्शन के हम कैरी आउट कर सकते हैं। हाँ, हमने ये वाला मेथड किया तो है, ये बिना कंस्ट्रक्शन के ही तो बता रहा है कि ट्राइंगल पॉसिबल है या नहीं है, ठीक है। दूसरा, हम इसे सर्कल की हेल्प से भी कर सकते हैं, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में रीड करने वाले हैं, ठीक है। आज आप इसे अच्छे से कर लीजिएगा। यहाँ पर फिगर इट आउट भी हमने कर लिया और आगे की एक्सप्लेनेशन भी कर ली। कहीं भी दिक्कत लगे आप कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू।